हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमकू एजुकेशन। मैं शिवानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने जो हिस्ट्री की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू किया हुआ है। ऑलरेडी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। एशियन इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ रहे हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगी चोला एम्पायर के बारे में। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ पाल डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी और राष्ट्रकूट के बारे में। अब मैं बताऊंगी कि जो साउथ है उसमें जो चोला एम्पायर था उसका जो वर्क था, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, रूलर्स थे, ओरिजिन था, वो सब कैसे हुआ। तो चलिए बात करते हैं द चोला एम्पायर की। तो देखिए, चोला एम्पायर की अगर बात करूँ मैं, तो अगर इसका एकदम स्टार्टिंग देखिए तो वो है 9th सेंचुरी। ठीक है, तो 9th सेंचुरी के टाइम के आसपास जो चोला एम्पायर थी उसकी जो पावर थी वो बढ़ने लगी थी। और जो इंडिया का नीचे का जो पेनिनसुला वाला जो पार्ट होता है, पेनिनसुला बोलते हैं जो तीनों साइड से वाटर से कवर हो, उसको बोलते हैं पेनिनसुला वाला पार्ट। तो वो जो पेनिनसुला था वो सारा का सारा चोला एम्पायर के कंट्रोल पे था। With strong navy, they conquered Sri Lanka, Maldives एंड हैड अ स्ट्रॉन्ग फॉरेन ट्रेड। तो जैसे कि इनकी जो नेवी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जो चोला एम्पायर की जो नेवी थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो इसीलिए आगे चल के पेनिनसुला वाले एरिया से आगे बढ़ के ये श्रीलंका, मालदीव, इन सब के साथ काफ़ी अच्छा जो फॉरेन ट्रेड है इनका वो चलता है। और बाद में फिर ये उनको कंक्वायर भी कर लेते हैं, उनको जीत भी लेते हैं। द एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय विजय आल्या, अ फ्यूडेटरी ऑफ पल्लवास। अगर बात करें कि जो एम्पायर है इसके फाउंडर कौन थे, तो वो थे विजय आल्या। ठीक है, और विजय आल्या पहले जो पल्लव डायनेस्टी थी उसके फ्यूड्यूटरीज थे। ठीक है ना, वहाँ पर सामंत की तरह वो काम कर रहे थे। लेकिन बाद में फिर ये अपने आप को कंसोलिडेट करके छोटी छोटी जगह को जीत के और अपनी पावर को बढ़ा के एक नई चोला डायनेस्टी बना देते हैं। तो अगर कोई पूछेगा चोला एम्पायर का फाउंडर कौन है, तो आप बताएंगे विजय आल्या। ठीक है। राजा राजा, अगर इनकी हम बात करें टाइमिंग की, तो इनकी है 985 से 1014। ठीक है, और इसके बाद आते हैं फिर राजेंद्र। तो ये दोनों ही जो रूलर हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम चोला एम्पायर की बात करते हैं। ग्रेटेस्ट किंग रहे हैं ये चोला जो एम्पायर है उसके। दे फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन विच इंक्लूडिंग एनेक्सिंग श्रीलंका, मालदीव, पांड्या, चेरा टू कंट्रोल द प्रॉस्पेरस ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। इन्होंने अपनी जो पॉलिसी थी वो क्या थी कि सब एरियाज़ को इन्हें क्या करना था, अपने में मिला लिया करते थे, उनको जीत लिया करते थे। तो इसी तरह से इन्होंने जो श्रीलंका थी, मालदीव था, जो पांड्या, चेरा और जो दूसरी डायनेस्टीज़ थी उन सबको हरा के फिर उनको अपने में मिला लिया। और काफ़ी ज़्यादा इनका जो ट्रेड था वो बहुत अच्छा चल रहा था बाकी जो दूसरी साउथ एशियन कंट्रीज थी। ठीक है। राजा राजेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ट इन 1010 AD एट तंजोर। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो राजा राजेश्वर टेम्पल है वो कब बनाया गया था, तो ये तंजोर में बनाया गया था 1010 AD के आसपास इस टेम्पल को बनवाया गया था। ठीक है, तो ये हो गई चोला एम्पायर की बात। आगे देखते हैं। Rajendra first assumed the title Gangaikonda Chola, the Chola conqueror of Ganga, and instituted a new capital at the bank of Kaveri, Gangaikonda Cholapura। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, ये जो गंगा डायनेस्टी होती है उसको हरा देते हैं। ठीक है, और उसको फिर अपने में मिला लेता है गंगा डायनेस्टी को। तो यहाँ पर ये एक टाइटल एज्यूम करते हैं गंगाई कोंडा चोला। ठीक है, ये होता था ना पहले, जो भी किंग जीत जाता था वो अपनी जीत की खुशी में कुछ ना कुछ जो टाइटल है वो एज्यूम कर लिया करता था। तो यहाँ पर भी वही होता है। ठीक है, और एक कैपिटल बनाते हैं ये जो कावेरी नदी है उसके पास ही गंगा डायनेस्टी होती है, तो वहाँ पर ये नई कैपिटल उसको स्टैब्लिश कर देते हैं, जिसका नाम रखते हैं गंगाई कोंडा चोलापुरम। ठीक है, उसको एक नया नाम देते हैं। राजेंद्र फर्स्ट ऑल्सो अंडर टुक अ नेवल एक्सपेडिशन। तो ये नेवल एक्सपेडिशन भी चलाते हैं क्योंकि इन्हें जीतना होता है, जो बाकी जो एरियाज़ होते हैं ना वो सब जीतने होते हैं। तो किसके खिलाफ चलाते हैं ये, एक श्री विजय एम्पायर होती है इंडो चाइना, ठीक करके। ठीक है, उसको मतलब उसके खिलाफ ये अपना जो एक्सपेडिशन है उसको चालू करते हैं। रिवाइव्ड इन 10th सेंचुरी एक्सटेंडिंग ओवर मलाय, सुमात्रा और जावा। ठीक है, और 10th सेंचुरी के आसपास एक ऐसा टाइम आता है कि जब इनके जो एम्पायर होती है उसमें जब सब एरियाज़ क्या हो जाते हैं, सब एरियाज़ मिल जाते हैं। ठीक है, द रूलर ऑफ Sailendra dynasty had built a Buddhist monastery at the Nagapattinam and the strong navy of Chola led to the conversion of Bay of Bengal into Chola Lake। तो देखिए एक सैलेंडर डायनेस्टी होती है। ठीक है, वो आपकी जो साउथ जो यहाँ पर ये मलाय, सुमात्रा और जावा, यहाँ पर ही ये सैलेंडर डायनेस्टी होती है। तो ये क्या करती है, ये नागापट्टनम में बुद्धिस्ट मोनास्ट्री भी बनाती है। ठीक है, चोला एम्पायर के टाइम पे। और जैसे कि मैंने बताया कि जो चोला है उनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेवी होती है, तो इसी वजह से जो बे ऑफ बंगाल है उसको उस समय क्या बोला जाता था, चोला लेक बोला जाता था, क्योंकि वहाँ पर कौन सी डायनेस्टी थी, चोला डायनेस्टी थी। और चोला डायनेस्टी ने पूरे उस एरिया को बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल किया हुआ था, तो वो चोला लेक के नाम से जानी जाती थी। जो चोलास थे वो एनकरेज करते थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को विलेजेस में। ठीक है, तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी हुआ करती थी, जैसे आजकल होती है ना पंचायत वगैरह होती हैं, सेम वैसे ही उस समय भी वो इस तरह से ही काम किया करते थे।
चोला रूलर्स ऑल्सो सेंड एम्बेसीज टू चाइना, इन्होंने कुछ अपने जो एम्बेसीज वगैरह थे वो चाइना में भेजे थे, अपने दूत वगैरह। एंड राजेंद्र थर्ड वॉज द लास्ट चोला रूलर, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो चोला रूलर का सबसे लास्ट रूलर कौन था, तो वो था राजेंद्र थर्ड, ठीक है, लास्ट रूलर थे चोला डायनेस्टी के। यहाँ पर ये चोला एम्पायर का मैप है, आपको जितना भी एरिया नीचे दिखाई दे रहा है सारा का सारा पेनिनसुला वाला, ये सारे चोला एम्पायर में आता है। और नीचे श्रीलंका भी, यहाँ पर मालदीव था, तो ये जो छोटे छोटे एरिया है सारे चोला एम्पायर के थे। और ये जो पूरा एरिया था ये था हमारा बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इस एरिया को ही बोला जाता था चोला एम्पायर के नाम से, कि चोला लेक के नाम से, ठीक है, कि ये हमारी चोला लेक है, ठीक है, यही है हमारा बे ऑफ बंगाल है जो। तो इसे आप याद रखना कि इस टाइम पे क्या बोला जाता था, बे ऑफ बंगाल को चोला लेक कहा जाता था, क्योंकि इनका पूरा कंट्रोल था जो बे ऑफ बंगाल है, बल्कि जो उसके आसपास की छोटे छोटे जो आइलैंड थे वहाँ पर भी इन्हीं का कंट्रोल था, सुमात्रा, जावा, ठीक है। और इनके बहुत अच्छे ट्रेड चलते थे उनसे। राजेंद्र थर्ड वॉज द लास्ट चोला रूलर, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, कुछ अपनी एम्बेसीज ये चाइना वगैरह भी भेजते हैं। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं चोला के गवर्नमेंट की, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो कैसा चल रहा था। द किंग एडमिनिस्टर्ड हिज टेरिटरी विद एडवाइस फ्रॉम हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चोला एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए इनके समय में जैसे कि आज भी होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, हर चीज़ के लिए एक अलग मिनिस्टर को अपॉइंट किया होता है, तो सेम यहाँ पर भी इनके पास भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प किया करते थे। इन्होंने जो इनकी टेरिटरीज थी उनको यूनिट्स में बांटा हुआ था, जैसे कि सबसे पहले आती थी प्रोविंसेस, मैंने कहा था ना कोई भी जगह है तो उसको सबसे पहले प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया करते थे। उस समय प्रोविंसेस को क्या बोला जाता था, मंडलम बोला जाता था। आगे चल के यही मंडलम को फिर से सब डिवाइडेड कर दिया जाता था, किसमें, वलानाडु में, ठीक है ना, जो वलानाडु है वहाँ उसमें इनको कर दिया जाता था, इनको बोलते थे माइनर प्रोविंस। उसके बाद फिर आगे चल के इनको भी डिस्ट्रिक्ट में, जो माइनर प्रोविंस है इनको डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता था, इसको बोलते थे नाडु। उसके बाद फिर कुर्रम, कुर्रम क्या था, अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है, इसमें बहुत सारे आपके विलेजेस आ जाते थे कुर्रम के अंदर। तो ये आप समझ गए होंगे, सबसे पहले मंडलम, ठीक है, मंडलम किसको बोला जाता था, प्रोविंस को बोला जाता था। फिर प्रोविंस को आगे तोड़ दिया जाता था छोटी छोटी प्रोविंस में, उनको बोला जाता था वालानाडु। उसके बाद फिर उन माइनर प्रोविंस को, उस वालानाडु को नाडु में तोड़ दिया जाता था, उसको बोलते थे नाडु और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और जो ग्रुप ऑफ विलेजेस होते थे उनको बोलते थे कुर्रम, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अगर उस समय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कैसा था, तो रॉयल रोड्स बनाई जाती थी स्पेशली किंग्स वगैरह के लिए, कि उन्हें कहाँ से, जो उनकी जो भी रूट थे, जिस भी रूट को वो फॉलो करते थे, वहाँ पर जो अच्छी अच्छी रोड्स बनाई जाती थी। इरीगेशन प्रोजेक्ट वहाँ पर काफ़ी हुआ है, कि मतलब पानी की कोई कमी नहीं आनी चाहिए, जो भी उस समय कल्टिवेशन वगैरह को होती थी उसमें पानी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो इस वजह से वहाँ पर बहुत सारे इरीगेशन प्रोजेक्ट भी बनाए गए थे। विलेज असेंबलीज भी होती थी, जिसमें एक असेंबली का नाम था उर, ठीक है। ये जो उर थी ये जनरल असेंबली थी विलेज की, ठीक है। महासभा भी होती थी, उर का मतलब ये है कि उसमें ना गांव वाले सब आ जाते थे। महासभा में क्या होता था, इसमें जो एडल्ट मैन होते हैं, खासकर जो ब्राह्मण विलेज से बिलोंग करते हैं वो लोग आते थे, और ये जो ब्राह्मण विलेज है इनको क्या बोलते थे, अघारास बोलते थे, ठीक है। अगर मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ पर आप जो लिखा हुआ कंटेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। तो जो महासभा है वो क्या हुआ करती थी, इसमें जो ब्राह्मण विलेजेस होते थे उसमें जो भी एडल्ट मैन होते थे वो यहाँ महासभा में आके वो जो पूरी की पूरी उसमें पार्टिसिपेशन किया करते थे। और जो उर असेंबली थी उसमें जो भी एक तरह की जनरल असेंबली होती थी, गाँव वाले कोई भी आ सकता है, ठीक है। कल्चरल लाइफ की बात करें तो इनके समय में बहुत सारी अच्छी बिल्डिंग्स, टेम्पल्स बनवाए गए थे। खासकर इनका जो टाइम पीरियड है वो जाना ही सबसे ज़्यादा आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए जाता है। दे वर ग्रेट बिल्डर्स ऑफ सिटीज़, तो इन्होंने ना केवल अच्छे अच्छे टेम्पल बल्कि जो सिटीज़ थी उनका भी इस्टेब्लिशमेंट किया, जैसे कि तंजौर में गंगाई कोंडा चोलापुरम, जैसे मैंने आपको बताया था, गंगा डायनेस्टी के हारने के बाद, उनको हराने के बाद इन्होंने एक टाइटल एज्यूम किया, ठीक है। और उसके बाद फिर वहाँ पर अपनी कैपिटल बना दी, उस जगह को एक सिटी बना दिया। लार्ज पैलेसेस बनवाए इन्होंने, है ना, जो बैंकेट हॉल थे वो बनवाए, गार्डन्स बनवाए, टेरिस बनवाए। द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर अटेन इट्स क्लाइमैक्स। इनके टाइम पे जो आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ उसको नाम दिया गया द्रविडियन, ठीक है ना, कि द्रविडियन आर्किटेक्चर। तो इनके टाइम के जितने भी जो टेम्पल हैं उनको द्रविडियन स्टाइल के नाम से जाना जाता है। जो टेम्पल हैड बिकम सो इलेबोरेट लाइक अ मिनी सिटी, जो टेम्पल था वो अपने आप में इतना बड़ा होता था कि आप उसे मिनी सिटी बोल सकते हैं। एंड एंजॉय रेवेन्यू फ्री ग्रांट्स ऑफ लॉर्ड फॉर इट्स एक्सपेंसिव, और जो भी उस मंदिर की देखभाल करते थे या उस मंदिर में जो भी खर्चा आता था वो सब क्या होता था, वो रेवेन्यू फ्री होता था, कि ठीक है वहाँ पर जो भी है वो जो किंग है वो अपनी इच्छा से वहाँ पर दिया करता था, लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दान दक्षिणा दिया करते थे, ठीक है। और उनसे कोई रिवेन्यू बदले में नहीं लिया जाता था, कि वहाँ पर जो भी उस टेम्पल की देखभाल कर रहे हैं उनसे वापस से कुछ भी रिवेन्यू के तौर पे नहीं लिया जाता था, ठीक है। फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड उनको दिए जाते थे, कि ठीक है आप यहाँ पर अच्छे से जो मंदिर है उनकी देखभाल कीजिए, ठीक है, और बदले में बल्कि उन्हीं को गिफ्ट मिलते थे। तो ये थी कल्चरल लाइफ।
उस समय का ये टेम्पल है, आप टेम्पल को देख सकते हो। ये जिस जगह पे जो गॉड होते थे, भगवान होते थे, उनकी मूर्ति रखी जाती थी, उसको बोलते थे गर्भगृह बोलते थे। और जहाँ पर लोग बैठते थे, जो लोगों का जो बैठने वाला हॉल था जहाँ पर बैठ के पूजा करते हैं, उसको बोलते थे मंडल, ठीक है ना, मंडलम, ठीक है, या फिर मंडप, सॉरी, हाँ मंडलम नहीं, सॉरी मंडप बोलते थे, ठीक है, उसको मंडप बोलते थे। और ये पूरा जो ऊंची सी चोटी है, इसी के नीचे होता है ना, जो एक ऊंची सी चोटी होती है, फिर नीचे वहाँ पर उसको मूर्ति को रखा जाता है भगवान की, तो उसको बोलते थे गर्भगृह, ठीक है। ये आपका कैलाशनाथ टेम्पल है कांची का, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस था, ये भी अपने द्रविडियन आर्किटेक्चर की वजह से। तो ये सब वही है जो चोला एम्पायर में बनाए गए थे। टेम्पल को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा उसमें वर्क किया गया है और कितने ही टैलेंटेड लोग रहे होंगे और कितना ज़्यादा ध्यान दिया गया है इस समय के जो टेम्पल वगैरह थे आर्किटेक्चर पर, कितना ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो ये कैलाशनाथ टेम्पल है कांची का। आफ्टर द फॉल ऑफ चोलास द होसाल कंटिन्यू द ट्रेडिशन विद बिल्डिंग टेम्पल। देखिए जैसे ही चोल एम्पायर खत्म आता है, हो जाता है, फिर कौन आता है, फिर जो होसाल है वो आते हैं, और वो जो इनका ये ट्रेडिशन होता है मंदिर बनाने का, उसको कंटिन्यू रखते हैं। भले ये दूसरी डायनेस्टी होती है, लेकिन फिर भी ये चोला का जो खास बात होती है उनके टेम्पल की, उस चीज़ को, उसकी ये ट्रेडिशन को ये कंटिन्यू रखते हैं। और ये भी टेम्पल बनवाते हैं, जैसे कि हुलाश्वरा टेम्पल है, ठीक है, चालुक्यन आर्किटेक्चर का एक बहुत ही हम कहेंगे उम्दा ये इसका एग्जाम्पल है। आप टेम्पल को देख के ही पता लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत की गई होगी इसे बनाने के लिए। तो ये हुलाश्वरा टेम्पल है जो जो होसाल्स थे उन्होंने बनाया था। Sculpture art attains its height with गोमतेश्वरा statue in श्रवणबेलगोला and bronze नटराज statue, ठीक है। तो और भी दूसरी जो चीज़ें थी स्कल्पचर अपनी जो मूर्तियों के लिए भी काफ़ी फेमस था। ये श्रवणबेलगोला में आपको गोमतेश्वर का स्टैचू मिलेगा, ठीक है। और ये आपके सामने जो पिक्चर में है, ये एक ब्रॉन्ज की स्टैचू है नटराज की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको चोला एम्पायर के टाइम पे देखने के लिए मिलेंगी। काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पैट्रोनाइज किया गया, आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तो बहुत ही सुंदर हम कहेंगे कि उनका जो आर्ट और जो आर्किटेक्चर का जो वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल देखने के लिए मिलेंगे आपको उस टाइम के। Along with संस्कृत लिटरेचर द लोकल लैंग्वेज लिटरेचर ऑल्सो ग्रू इन दिस रीजन। तो देखिए इस समय संस्कृत लिटरेचर को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया, लेकिन इसके साथ साथ जो लोकल लैंग्वेजेस थी उसका जो लिटरेचर वर्क था, लोकल लैंग्वेज के अंदर भी जो लिटरेचर वर्क हो रहा था उसको भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया गया। भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इसी टाइम पे अलवर और नैनर, ठीक है ना। जो अलवर थे ये विष्णु के भक्त हुआ करते थे, और जो ये नैनार होते थे ये शिव जी के भक्त हुआ करते थे, ठीक है। आगे चल के जब हम भक्ति मूवमेंट पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगी कि अलवर कौन थे, नैनार कौन थे, किस तरह सब कुछ स्टार्ट हुआ। देयर राइटिंग्स त्रिमुरई इज सीन एज अ फिफ्थ वेदा, ठीक है ना। तो इनकी जो राइटिंग्स थी, इनको जो त्रुमल है, ये त्रुमल ये नहीं है, ये त्रुमल है, ठीक है ना। तो इसको ना फिफ्थ वेद भी कहा जाता था। जैसे कि हमने चार वेद के बारे में पढ़ा, सबसे पहले हमने किसी बारे में पढ़ा था, जो हमने वैदिक काल में पढ़े थे, चार वेद पढ़े थे, ठीक है। आप उन चार वेद के मुझे नाम बताना। तो उन चार वेद के बाद जो ये राइटिंग थी इसको पांचवा वेद बताते थे वो लोग, ठीक है ना। उस समय जो भी वहाँ पर थे उनको वो बोलते थे कि ये कौन सा है, ये पांचवा वेद है। तो भक्ति मूवमेंट की बड़ी उस समय बहुत ही अलवर और नैनर है ना, इन सब की बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही थी। जो लोग थे वो अलग अलग टेक्स्ट को निकाल रहे थे। जैसे कि हमने देखा कि कैसे जो वैदिक काल है ना, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है भक्ति मूवमेंट को, ठीक है ना। लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को फैलाया जाता है। तो सेम यहाँ पर भी वही वापस से हो रहा था, ठीक है। चीज़ों को वापस से रिवाइव किया जा रहा था। कंबन रामायण इज ऑल्सो कंसिडर एज अ क्लासिक इन तमिल लिटरेचर, ठीक है। जो कंबन ने रामायण लिखी थी, ठीक है, उसको कंसिडर किया गया तमिल लिटरेचर में। ये तमिल में लिखी हुई थी जो ये रामायण थी, ठीक है। पंपा, पोना, रन्ना आर रिगार्डेड एज अ थ्री जैम ऑफ कन्नड़ पोइट्री। तो ये तीनों ही पोइट थे और इनको कहा गया कि ये जैम है, अगर हम बात करें, क्योंकि कन्नड़ पोइट्री में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो इसीलिए इनको जैम ऑफ कन्नड़ पोइट्री कहा गया है। तो अगर हम चोला एम्पायर की बात करें तो ना केवल सिर्फ आर्ट में, आर्किटेक्चर में, बल्कि उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा ट्रेड में, ठीक है, नेवी में। उनको ही देख देख के फिर जो आसपास के जो और जो डायनेस्टीज थी उन्होंने भी अपनी नेवी पर काम करना शुरू करा, ट्रेड और ज़्यादा बढ़ा, लिटरेचर में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखा गया, ठीक है। और जो ये भक्ति मूवमेंट्स थे ये भी काफ़ी ज़्यादा उस समय देखे गए। और जो रामायण है उसका भी ट्रांसलेशन हुआ तमिल लिटरेचर में। और बहुत अच्छे अच्छे जो हमें कन्नड़ पोइट्स पे देखने के लिए मिले, जिन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज को अपनी पोइट्री के थ्रू बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चोल एम्पायर था। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बाद हम और आपके साथ और जो नए टॉपिक्स हैं उनके साथ मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।